यहाँ से बाहर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी। अच्छा सुनो, जो आपको नोट्स आएंगे ना अभी, पीपीटी में उसको बोल दूंगी आपको भेजने के लिए। नोट्स में स्पेशली तुम्हें बताने के लिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो ही मैंने डाली है। क्लियर? ताकि तुम अच्छे से उनको डेफिनेशंस को करो, बाकियों में ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाओ। हाँ जी, यहाँ थे हम। ओके, अब अथॉरिटीज़ देखनी है। हमने लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशंस देखी थी। क्लियर? तो आज की हम क्लास में हो जाएंगे अपलोड, आ गए हैं उनके पास। ठीक है। अब आज की हम क्लास में क्या देखेंगे? अथॉरिटीज़ देखेंगे कि कहाँ कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है इस एक्ट में जो दे रखी हैं, जिसके थ्रू हम अपने कन्फ्लिक्ट को जो है सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहला है आपका वर्क्स कमेटी, सेक्शन 3, कंसिलिएशन। अगर ये हाँ, कंसिलिएशन सेक्शन 4। क्या हो रहा है? ये स्क्रीन आगे कोई भागी जा रही है। हाँ, फिर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। वर्क्स कमेटी क्या होती है? ये एक ज्वाइंट कमेटी रहती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रहते हैं। क्लियर? और वो रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह जो है, मतलब वहाँ पे बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। कोई भी जो इनका अ, दिक्कत होती है, कोई भी इनकी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है, तो ये आपस में बैठ के जो है सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इक्वल नंबर ऑफ बैठ रहे हैं तो इट मीन्स दोनों पक्ष की जो बात है इक्वली सुनी जाएगी। इक्वली जो है एम्प्लॉयर की तरफ से बैठ रहे हैं, इक्वल जो है एम्प्लॉय की तरफ से बैठ रहे हैं। अगला जो आपका कंसिलिएशन है, यहाँ पे अटेम्प्ट रहता है थर्ड पार्टी के जरिए कि वो इनकी आपस में सेटलमेंट कराते हैं। क्लियर? फिर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन भी इसी का पार्ट है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में 2 या 4 मेंबर्स रहते हैं। गवर्नमेंट को जैसे भी ठीक रहे वो उनको अपॉइंट कर देते हैं बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। अगर मान लो कई बार ये सिंपल कंसिलिएशन ऑफिसर से मसला सॉल्व ना हो, तो जो कन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम है वो आगे रेफर कर दी जाती है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में। सो दैट वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ मेंबर्स बनाती है और उनको बोलती है कि भाई अब आप इस केस को ज़रा रिप्रेजेंट करो और देखो कि कहाँ पे कौन सी दिक्कत जो है आ रही है, कि जो कंसिलेशन ऑफिसर नहीं सॉल्व कर पाया, क्या पता अब आपके थ्रू सॉल्व हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट एक मेथड होता है आर्बिट्रेशन में। इसमें भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एज एन एड हॉक बॉडी। ठीक है, जो आर्बिट्रेशन करती है यहाँ पे। वैसे ना यहाँ पे आर्बिट्रेशन नहीं है, सेक्शन 6 ना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ही है। यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए, आर्बिट्रेशन नहीं है, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है इसका। क्लियर? एक्चुअली क्या होता है, जब बोर्ड ऑफ कंसिलेशन बैठते हैं ना, तो वो अब मेंबर्स तो हैं, वो मैटर कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनके लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है कि इंक्वायरी करने के लिए कि असली प्रॉब्लम क्या थी, उस पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हो। क्लियर? उसका सेक्शन 6 रहता है। क्योंकि आपका जो आर्बिट्रेशन का है वो 10A में ज़्यादा दे रखी है, मैं आपको वो बताती हूँ आर्बिट्रेशन अभी। उसके बाद है आपका सेक्शन वाइज चलते हैं एडजुडिकेशन। ये तो हो गया 3, 4, 5, 6 और 7। 7A 7B है आपका एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में आपके लेबर कोर्ट सेक्शन 7, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7A, नेशनल ट्रिब्यूनल 7B। एडजुडिकेशन मतलब कि जब आपका केस कोर्ट में जाता है सुनने के लिए। क्लियर? अब आपको इसको याद करना है अथॉरिटीज को, WCBCA। क्लियर? आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को सी की तरह से भी याद कर सकते हो या आई के तरीके से भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आई की तरीके से कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है।
क्लियर। और इसके बाद आपके एक आता है आर्बिट्रेशन ए। आर्बिट्रेशन आपके दो तरीके की होती है, वॉलंटरी और एक होती है कंपल्सरी। वॉलंटरी क्या होती है कि जब पार्टीज कहें, जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में हो, कि भाई हम खुद ब खुद ही अपना मैटर जो है थर्ड पार्टी के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, आर्बिट्रेटर के थ्रू सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो जो वहाँ पे अवार्ड मिलता है वो कंपल्सरी नहीं रहता। पर जब आपकी गवर्नमेंट आपको बोल देती है कि भाई आपकी प्रॉब्लम हुई है, हम आपका मैटर जो है आर्बिट्रेशन में दे रहे हैं, या मान लो उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था जिसमें लिखा गया था कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन होगी, तो वो आपकी कंपल्सरी आर्बिट्रेशन में आ जाता है। और वहाँ पे आपको जो भी अवार्ड मिले, अब आप अवार्ड को तो समझते हो ना, अवार्ड यानी कि डिसीजन, वो फिर कंपल्सरी में चैलेंज नहीं कर सकते आप। क्लियर। तो हमारी कौन कौन सी अथॉरिटीज है? वर्क्स कमेटी, कंसिलिएशन, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन। WCBIAA। ओके। वर्ल्ड कप, आप ऐसे करके याद कर लो, BIAA से अपने आप बना लो। BCAA भी कर सकते हो क्योंकि वर्ल्ड कप में BCAA का होता है ना। आपकी मर्जी है, जो आपको आई रखना है कि सी लिखना है, आपके लिए ये निमोनिक्स तैयार है, आपको इसको ऐसे याद करना है। क्लियर। अब हम इन्हीं चीजों को डिटेल में करते हैं। क्लियर। सबसे पहले है आपका वर्क्स कमेटी, तभी मैंने वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता था अभी रिपीट होगा ये। वो तो आपको जस्ट एक जागरूक कराने के लिए था कि भाई ये तुम्हारी जो है एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज हैं, एक बार तुम देख लो। वर्क्स कमेटी, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एवरी एम्प्लॉयर शुड फॉर्म अ वर्क कमेटी। ठीक है। इफ दे हैव मोर देन 100 एम्प्लॉयज, आपको यहाँ से निकल के क्वेश्चन आएगा कि मान लो कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पे 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, तो उनको वर्क कमेटी बनानी ही पड़ेगी। क्लियर। और वर्क्स कमेटी में क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर जो है हमेशा इक्वल रहते हैं। आर से एम्प्लॉयर, ई से एम्प्लॉय। क्लियर। द वर्क्स कमेटी कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 20 मेंबर्स, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कहते हैं कुल मिला के टोटल, ओफो ये क्या हो गया, हाँ, टोटल कहते हैं सिर्फ 20 मेंबर्स ही मैक्सिमम जो है यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब 10 ईच ही हो सकते हैं। वर्क्स कमेटी समझ लगी आपको? इजी ही है, इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में जहां आपके 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो, वहां आपको कंपलसरी वर्क्स कमेटी बनानी पड़ती है, उनका रेजोल्यूशन, क्योंकि ये ना फर्स्ट स्टेप होता है। वर्क्स कमेटी क्या है? एक तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग है कि डायलॉग, सोशल डायलॉग के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लीजिए। ठीक है। कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन या फिर कोई और मेथड एजुडिकेशन को अपनाने से पहले एक बारी बैठ के बातचीत कीजिए। क्लियर। यहाँ पे याद करने वाली एक और चीज है, कब आता है क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, कितने मेंबर्स होने चाहिए? टोटल 20 होने चाहिए मैक्सिमम, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयर 20 मैक्स, और इक्वल रहेंगे मतलब 10 ईच मैक्सिमम। समझ लगा? आगे चले। बताओ। नेक्स्ट है आपका कंसिलिएशन, सेक्शन 4 एंड 5। क्लियर। अब ये एक्ट में कंसिलिएशन ऑफिसर्स एंड बोर्ड्स टू मीडिएट डिस्प्यूट्स। बेसिकली कंसिलिएशन इज अ सॉर्ट ऑफ मीडिएशन जहां पे सेटलमेंट करवाते हैं। क्लियर। अगेन इट इज अगेन थर्ड पार्टी एक्सटर्नल आएगी यहाँ पे। पिछला जो था आपका, अगर आपको कई बार क्वेश्चन आ जाए, पिछली जो आपकी वर्क्स कमेटी थी ये काम करती है बाई पेट्राइट फॉर्म पे, यानी टू वे कम्युनिकेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, बाई पेट्राइट। अब आपकी जो कंसिलिएशन है ये है ट्राइपेटाइट।
क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टीज रहती हैं, यहाँ पे 3 पार्टीज रहती हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर, सीओ, योर एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। क्लियर? इसमें क्या होता है, कंसिलिएशन कहते हैं एक फर्स्ट स्टेप रहता है डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने का। अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो हमें कोर्ट कचहरी जाना नहीं पड़ता है। एजुडिकेशन मतलब कोर्ट कचहरी जाना। कंसिलिएशन ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स। इफ कंसिलिएशन फेल्स, तब आपकी मर्जी है, अगर मान लो इनकी आपस में समझौता नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुई, तब नेक्स्ट स्टेप है या तो आप कन्फ्लिक्ट को, डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन में, कोर्ट कचहरी में ले जाइए, या आर्बिट्रेटर के द्वारा जो है इसकी जो है सुनवाई करवा लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? पर सबसे पहले कंसिलिएशन, आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है कहता है आप पहले कंसिलिएशन कीजिए। कंसिलिएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि सेटल करना डिस्प्यूट इजी रह जाता है यहाँ पे और इंडस्ट्री को इतना फैक्ट नहीं पड़ता। एक साइड पे सोशल डायलॉग हो जाता है, कोई दिक्कत है उसको सोल्यूशन निकाल देते हैं। कहते हैं क्योंकि जो ऑफिसर रहता है कंसिलिएशन ऑफिसर, दोनों पार्टीज को अच्छे से सुनता है और उनको एक समझौते पे जो है, एक एग्रीमेंट पे जो है लेके आता है। अगर कंसिलिएशन ऑफिसर के या फिर कंसिलिएशन के एफर्ट सक्सीड हो जाए तो जो भी उसमें आपका सेटल मतलब जो भी आपका एग्रीमेंट होगा, बातचीत से जो भी समझौता होगा, द आउटकम इज, उसे हम बोलते हैं सेटलमेंट। क्लियर? जो फिर बाइंडिंग हो जाती है। दोनों पार्टीज को बिठाया, इनकी आपस में बात करवाई, ठीक है। मान लो क्लास है, 2 बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, मैं टीचर हूँ वहां पे, मेरी भी नहीं सुन रहे मान लो, ठीक है, मेरे से लड़ने लग गए। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों मिलके अपने एचओडी, कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल के पास जाएंगे, ठीक है। अभी बताती हूँ अविनीश, वेट। तो वहां पे अब मैम हमें आपस में आमने सामने जो है बिठाएगी और हमारी जो है एक सेटलमेंट कराएगी कि ठीक है आप एक एग्रीमेंट पे आओ। और जब हमारी एक सेटलमेंट हो जाती है, क्लियर, उसे हम बोलते हैं, मतलब जहाँ पे भी हम एक एग्रीमेंट में आएंगे कंसिलिएशन में, उसे हम बोलते हैं सेटलमेंट। क्लियर? तो कंसिलिएशन ऑफिसर क्या करता है, मीडिएशन का काम करता है बिटवीन द ग्रुप ऑफ वर्कर्स। मान लीजिए कहते हैं अगर कोई वेजेस के लिए मांग रहा है या कोई एम्प्लॉयर है और उसको कह रहा है कि भाई तुम अपने वेजेस बढ़ाओ, और एक कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं कि ठीक है कि वेजेस इंक्रीज होंगे इंक्रीमेंटली और थोड़ा सा टाइम भी इंक्रीज होगा, मतलब दोनों पार्टीज की जो है बात वहां पे सुनी जाती है, दोनों की तरफ से जो है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी जाती हैं, बकायदा एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। अभी मैं जरा विनीश और अमृत के आंसर्स देती हूँ, मुझे 1 मिनट ये टॉपिक कंप्लीट कराने दो। क्लियर? सो अगर इसको हम देखें, ये सेटल करवाता है डिस्प्यूट एज क्विकली एज पॉसिबल। कंसिलिएशन के कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं, अगेन यहाँ पे आपके मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। सबसे पहले कंसिलिएटर और द मीडिएटर, वैसे कंसिलिएटर ही आप माइंड में रखना, ये क्या करता है, डिफरेंसेस जो है पार्टीज के वो रिमूव कराता है। दूसरा, पार्टीज टू थिंक ओवर द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि देखो एक हम आपस में बैठ रहे हैं, एक सोल्यूशन पे आ रहे हैं, एक सेटलमेंट पे आ रहे हैं, तो ये किस तरह की अप्रोच हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो गई। क्लियर? उसके बाद एक सोल्यूशन निकलता है और वो कभी भी जो कंसिलिएटर होता है अपना व्यू पॉइंट नहीं देता। आर्बिट्रेटर यहाँ पे आर्बिट्रेटर अपना व्यू पॉइंट दे सकता है पर कंसिलिएशन वाला नहीं देता, वो जो भी है उन दोनों को बोलता है कि भाई तुम अपने पॉइंट्स रखो, तुम दोनों एक समझौते पे आओ, मैं तुम दोनों को सुन रहा हूँ। क्लियर? उसके बाद कंसिलिएटर जो है अपनी अप्रोच को टाइम केस टू केस चेंज कर सकता है, उसको जैसा लगे कि नहीं अगर इन पार्टीज की सोल्यूशन ऐसे हो सकता है तो हम ऐसे करवा देते हैं, या कोई बाइंडिंग नहीं रहता। जैसे हमारे लॉ में कुछ चीजें स्टैट्यूटरी या थ्रू केस बाय केस बाइंडिंग हो जाती है कि इस केस में ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। केस टू केस डिपेंड करता है कि हमने कौन सी पार्टी की तरफदारी करनी है, कंसिलेशन को कहाँ पे कैसा जो है सेटलमेंट करवानी है। मेन मकसद इसमें यही होता है कि भाई इनकी सेटलमेंट कराओ, दोनों पार्टीज खुशी खुशी जो है एक एग्रीमेंट पे आ जाए। क्लियर? उसके बाद
अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिलिएशन मशीनरी इन इंडिया 3 तरीके से करी जाती है। सबसे पहले कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कंसिलिएशन का था सेक्शन 3। क्लियर? 4, 5, 6 सेक्शन इसके हैं। आगे आ जाओ। मान लो तुम्हारी कंसिलिएशन में नहीं गई, तब क्या होता है, गवर्नमेंट एक ना कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट कर देती है। क्लियर? अब कंसिलिएशन जहाँ जहाँ पे आपका कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, मान लो कोई पब्लिक अंडरटेकिंग कंट्री थी, सॉरी इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना कंसिलिएशन ऑफिसर वहाँ पे बिठाती है। क्लियर? अब वहाँ पे कंसिलिएशन और ऑफिसर होगा, उसके पास सेम पावर्स होंगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। क्लियर? और वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जजमेंट देगा विद इन 14 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंसिलिएशन पीरियड, मतलब विद इन द 14 days जब से कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। क्लियर? तो क्या करना है 14 दिन के अंदर अंदर उसको उसकी जजमेंट देनी पड़ती है, और जो भी जजमेंट आएगी वो बाइंडिंग रहती है पार्टीज पे। देखो यहाँ पे वर्ड है जजमेंट, अवार्ड नहीं है। ठीक है अविनीश एंड अमृत, मैंने लास्ट भी टाइम भी आपको बताया था, वैसे भी कंसिलिएशन में वर्ड यूज होता है सेटलमेंट, ना कि अवार्ड। अवार्ड आपका एडजुडिकेशन और आर्बिट्रेशन में ही यूज होता है। क्लियर बच्चे? यहाँ पे कंसिलिएशन ऑफिसर को जब हम सिविल कोर्ट की पावर दे रहे हैं तो वो जजमेंट देगा। यहाँ पूरी स्लाइड में अगर आपको कुछ याद करना है, नंबर 1 सिविल कोर्ट की पावर, दूसरा 14 दिन के अंदर अंदर उसको जजमेंट देनी है, और उसकी जजमेंट बाइंडिंग रहेगी पार्टीज पे। ये 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ये याद करने हैं आपको। आ जाता है क्वेश्चन, ग्रीवियंस रिड्रेसल पे एक बार ही आया हुआ है, कंसिलिएशन ऑफिसर, ये सब पे आ जाता है, क्योंकि ये सारा कुछ जो आपका मेथड है ना, ये आर्बिट्रेशन वगैरह, ये सारा हर जगह सेम ही रहता है, तो ये प्रोसेस तुम्हें याद करनी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इट इज नोन एज अ डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मेथड्स। कोई भी डिस्प्यूट है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो मान लो कहते कोई भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई भी लड़ाई हो रही है कि भाई हमें आपने आपने हमें क्यों निकाल दिया, हमारी तनख्वाह कम है, हम ओवर टाइम कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। या कोई मान लो ओवर लीव्स ले रहा है, फिर वो आ नहीं रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, तो उसको टर्मिनेट करने, सस्पेंड करें, क्या करें, तो दिक्कत आ रही है, एम्प्लॉय की तरफ से भी आ सकती है, एम्प्लॉय की तरफ से भी आ सकती है। सो बेसिकली आपकी इंडस्ट्री में किसी भी तरह की जो कन्फ्लिक्ट है वो इस एक्ट के जरिए सॉल्व किया जाता है। पहला मेथड था वर्क्स कमेटी का, दूसरा है आपका कंसिलिएशन, फिर उसके बाद कंसिलिएशन से ना हो, एग्रीमेंट ना हो, तो कंसिलिएशन ऑफिसर। नेक्स्ट है आपका बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। अब मान लो कहते कंसिलिएशन ऑफिसर भी बेचारा फेल हो गया, उनकी सेटलमेंट हो ही नहीं रही है, अब क्या होगा, डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था ना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को अब अपॉइंट करेगी। मतलब उस इंडस्ट्री पे जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लग रही होगी, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन मेंबर्स को बिठाएगी। उसमें कौन कौन आता है, और एक बात याद रखना, कोई बार ये भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन आपकी परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, लाइक कंसिलिएशन ऑफिसर, क्योंकि कंसिलिएशन ऑफिसर भी थोड़े टाइम के लिए अपॉइंट करा जाता है, वो भी परमानेंट नहीं है। क्लियर? ऐसे ही बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। याद रख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। ये एक एडहॉक बॉडी है, निकल निकल के आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें चेयरमैन या 2 और 4 मेंबर्स रहते हैं, नॉमिनेटेड इन इक्वल नंबर्स बाय द पार्टीज टू डिस्प्यूट। जो पार्टीज डिस्प्यूट में हैं, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एक एक या दो दो जन अपने साइड से नॉमिनेट करेंगे, एक एक करेंगे तो 2 हो जाएगा चेयरमैन प्लस 2,
दो दो करेंगे, चेयरमैन प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो पार्टीज डिस्प्यूट में है, जिनका केस है, जिनकी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर, ठीक है, जरूरी नहीं ये हो, आपको पता है डिस्प्यूट किसी भी तरीके का हो सकता है, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर भी हो सकता है, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉयर भी हो सकता है, पर आपके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिंपल वाला एग्जांपल ले रही हूँ। ये नॉमिनेट करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पे। नॉमिनेटेड इन इक्वल नंबर्स होता है। इक्वल नंबर्स क्यों? ताकि कोई किसी भी तरीके का भेदभाव जो है ना हो सके। अब यहाँ पे देखो, बोर्ड भी सिविल कोर्ट की पावर इंजॉय करेगा। क्लियर। बोर्ड एडमिट्स डिस्प्यूट ओनली रेफर टू इट बाय गवर्नमेंट, बट याद कहते रखो एक बात, बोर्ड सिर्फ और सिर्फ वो ही मैटर सुनता है जो गवर्नमेंट उसको भेजती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मल्टीपल मतलब आपका स्टेटमेंट क्वेश्चंस यहाँ से भर भर के निकल के आएंगे, सीधे सीधे नहीं आएंगे, मल्टीपल वाले आएंगे। इट फॉलोज द सेम कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो एक कंसिलिएशन ऑफिसर करता है, बस वहां पे ऑफिसर होगा, यहाँ पे बोर्ड बैठा है। क्लियर। देखो, C+2+4 है या 4 है, ऑड नंबर है, जजमेंट आएगी अलग अलग देंगे, तो बड़ी आसानी से 2 वर्सेस 1 हुआ तो भी जिसके फेवर में हुआ उसके फेवर में जजमेंट आ जाएगी। 4 वर्सेस 1 हुआ, 3 वर्सेस 2 हुआ, अगर 5 मेंबर है, मतलब ऑड नंबर है, तो आपकी जजमेंट में रेशियो जो है ऑड बने, मतलब पता लग जाएगा किसकी तरफ ज्यादा है। ऑड नंबर समझ रहे हो ना? आपकी यहाँ पे जो बनती है, अगर C+2 हो तो 3 बन जाएंगे, अदरवाइज 5 बन जाएंगे आपके, 4+1। क्लियर। क्योंकि चेयरमैन एक है, 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर रहे हैं तो 3, 4 है तो 5। अब 3 हुए तो भी आपकी जजमेंट की रेशियो कैसे बनेगी? 2:1, ठीक है, या 1:2, जो भी बनेगा, जैसे भी फेवर या अगेंस्ट हुआ। 5 हुए तो वहां पे भी 4:1, 2:3, 3:2। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ऑड नंबर है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में बेंच बिठाया जाता है जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, ताकि अगर हम इक्वल बंदे बिठा देंगे तो चांस बहुत रहता है कि इक्वल, मतलब कोई यस बोल दे, कोई नो नो बोल दे, और इक्वल आ जाएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे बैलेंस आउट, इसके टाई को हटाएंगे कैसे, तो करके जो है आपको ऑड नंबर का बेंच मोस्टली हाई प्रोफाइल केसेस में बिठाया जाता है। क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पे है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में ऑड नंबर का बेंच जो बोर्ड है बिठाया जा रहा है, सो दैट वो एक डिसीजन पे आ सके। क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं? बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स जजमेंट विद इन 2 months। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 months। जब वो डिस्प्यूट उनके पास आया है, उसके 2 महीने के अंदर अंदर उनको जो है उसकी जजमेंट जो है देनी पड़ती है। समझ आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कहते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए तो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल गैजेट है वहां से नोटिफिकेशन निकाल के बोल सकता है कि हमें एक इंक्वायरी बिठानी है, जो कि इस मैटर को, जो भी रेलेवेंट मैटर है जो डिस्प्यूट के लिए आया है, उसको अच्छे से उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी बिठाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अगेन आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाने के लिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या रहता है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन रहता है, और ऑफ सच नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन, मतलब एक या जितने भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक लगे उसमें मेंबर्स रहते हैं। और मैं थिंक फिट वेयर अ कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मेंबर्स, इसमें से एक को चेयरमैन बना के, अगर इंडिपेंडेंट एक है तो ठीक है, अगर जहाँ पे एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा है मेंबर्स, तो उसमें से एक को चेयरमैन बना के जो है फिर वो बोल देते हैं कि आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो, आप अब इस केस पे जो है इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता लगाइए आपस में लड़ रहे हैं पर एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का यहाँ पे ये काम है। कहीं पे भी जजमेंट वगैरह की बात नहीं लिखी हुई कि इसका काम है सिर्फ इंक्वायर करना। क्लियर जी?
मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पे आना तो चाहिए था, मिस तो नहीं होगी स्लाइड, बड़ी चेक कर लेती हूँ। नहीं, मिस तो नहीं हुई, पर मैं आपको चलो बता देती हूँ। कंसिलिएशन में जो सेटलमेंट होती है ना, दोनों पार्टीज से साइन करवाए जाते हैं। क्लियर? उनसे जो भी है एग्रीमेंट जो लिखवा के साइन करवाया जाता है। एग्रीमेंट मतलब क्या? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो लीगली इन्फोर्स हो। जब वो लीगली इन्फोर्स हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है, अभी वो उसको कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म नहीं दी गई है, बट हाँ वहाँ पे उनके साइन बकायदा होते हैं कि भाई तुम जो भी इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकला है, हमने निकाला है कंसिलिएशन और वहाँ पे, तो आप पार्टीज दोनों उसको मानते हो। जजमेंट तो क्या है, वो तो फिर जजमेंट ही दे रहा है उसमें। क्लियर आपको बच्चे, यहाँ तक समझ लगा? फिर हम आर्बिट्रेशन पे जाएंगे, एक बारी जरा बताइए। नो बच्चे, उसके पास सिर्फ पावर्स हैं सिविल कोर्ट की, वो कोर्ट नहीं है। और टेम्पररी बॉडी है, एडहॉक बॉडी है, थोड़े टाइम के लिए सिर्फ डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए बनाई गई है। इट्स नॉट अ कोर्ट, इट जस्ट हैज द पावर्स। वर्ड को समझो। कहाँ गया? पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, इट्स नॉट अ कोर्ट। क्लियर? बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम है सिर्फ इंक्वायर करना, ये बात तुम याद कर लो। हाँ जी, अब चलते हैं आर्बिट्रेशन पे। यस, ऑल 4 नहीं, ओ गॉड। वर्क्स कमेटी तो कंपलसरी है ना, जहाँ 100 से ज्यादा मेंबर्स रहेंगे उनको तो वर्क कमेटी कंपलसरी बनानी ही है। और कंसिलिएशन तो वैसे भी इट्स सॉर्ट ऑफ अ मीडिएशन, कि आपका बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करवाए। सिर्फ आपकी कंसिलिएशन जब ऑफिसर बनाया जाता है वो टेम्पररी है, कि थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, वैसे भी उसको 14 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी जजमेंट देनी है, वो टेम्पररी है। और आपका बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एडहॉक है, टेम्पररी बॉडी है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी, वो भी जब गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई हमें नीड है, हमें इस पर्टिकुलर केस पे इंक्वायरी करनी है, तो ही वो बिठाई जाती है। अमृत ने उसका आंसर आपको समझा दिया अच्छे से। अविनीश, फिर भी बच्चे किसी को भी दिक्कत है भाई अभी भी पूछ लो, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि एक बार कंसिलिएशन को अच्छे से समझ लो फिर ही फायदा है आगे करने का। हाँ जी, हाँ जी। यस, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जरूरी लग रहा है कि भाई नहीं सॉल्व हो रहा, क्योंकि पता क्या है, यहाँ कहीं पे भी आपका वर्ड अवार्ड नहीं है। अभी हम डिफरेंस भी करेंगे। अवार्ड क्या होता है, वो बाइंडिंग हो जाता है। यहाँ पे अब देखो वो नहीं मान रहे हैं, ऑफिसर की भी नहीं मान रहे, क्योंकि वहां पे वो सेटलमेंट ही कराते हैं। जजमेंट अगला दे रहा है, पर फिर भी आपको लग रहा है पार्टीज को, नहीं हम नहीं इसको मान रहे, तो ठीक है, तभी तो आगे को आगे केस जा रहा है ना। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो बाइंडिंग होता तो आगे के आगे जाता ही ना। सेटलमेंट में इतना होता है कि तुम्हारा समझौता है कि साइन जरूर करा लेते हैं, पर फिर भी टाइम फ्रेम रहता है, अगर आप मना करना चाहो आप मना कर दो, कि तब मैंने बोल दिया था बट नहीं, आई डोंट वांट टू सेटल द इशू। क्लियर? तो जस्ट एक तरीके बता रखे हैं कि आप आर्बिट्रेशन या एडजुडिकेशन जाने की बजाय, कि वहां पे तो जो अवार्ड मिल गया आपको मानना पड़ेगा, तो क्यों ना आप एक बारी गांधीयन प्रिंसिपल वीवी गिरी के अप्रोच को मुताबिक मेथड को, मतलब अपने कन्फ्लिक्ट को एक बारी मीडिएट करवा लो। कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन तभी होगी जब आपको गवर्नमेंट रेफर करेगी, तब कंपल्सरी है, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज एग्री टू रेफर, मानती हैं कि हम अपना डिस्प्यूट है न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास लेके जाएंगे, जिसे वो बोलते हैं आर्बिट्रेटर।
न्यूट्रल जिसको कुछ पता नहीं होता। अब वहां पे तो नॉमिनेशन भी हो रही है। बोर्ड में क्या हो रहा है, जो पार्टीज टू डिस्प्यूट है वो खुद ही नॉमिनेट कर रही है मेंबर्स। क्लियर। सो आर्बिट्रेशन डिफरेंट है कंसिलिएशन से, क्योंकि आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर गिव हिज जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूट, while in a conciliation the conciliator disputing parties to reach at a decision। अब देखो फर्क समझो। क्लियर। घर पे हो और बाहर, ठीक है, घर पे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको भी होता है, तो एक डिसीजन पे आते हैं। मान लो आपने कहीं जाना है, ट्रिप पे जाना है, पेरेंट्स मोस्टली आज के टाइम के तो ऐसे ही हैं, आपको कोई जजमेंट नहीं देते, वो आपके हाँ सुन के दो आपकी बात, एक डिसीजन पे आते हैं, आपको समझाते हैं। ऐसे होता है ना मोस्टली, फ्रेंड्स भी ऐसे करते हैं। जो थर्ड पार्टी होती है, मान लो कोई आपकी टीचर है जो आपको नहीं जानती, या कोई आपका बॉस है जो आपको अच्छे से नहीं जानता, आपको वो क्या करता है, सीधा बताता है यस और नो। चलो कहीं अभी भी घरों में डायरेक्ट आदेश होता है, पिताजी कर देते हैं डायरेक्ट यस और नो। मदर्स ले लो, चलो मेरा तो मेन मकसद आपको पॉइंट समझाना है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है बच्चे, एक सीधी सीधी तुम्हें जजमेंट दी जाती है कि ये बात है, माननी मानो, नहीं माननी ना मानो, हम ये डिसाइड करा है। क्लियर। अब कंसिलिएशन में क्या है, दोनों पार्टीज को अच्छे सुन के उनको सिचुएशन को समझ के एक डिसीजन पे लेके आते हैं। मान लो कोई वेज का इशू है, वो कहता है मेरे पैसे बढ़ाओ, एम्प्लॉयर कहता है मैं नहीं बढ़ाऊंगा, तुम दोनों पार्टीज को समझा के एक उस पे आए कि ठीक है तुम्हारी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देंगे, बट थोड़ा सा तेरा टाइम बढ़ा देंगे। दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं। ठीक है। सो ये होता है दोनों में फर्क। क्लियर। अभी आप अपने घर के इशू साइड पे रख दीजिए, मेरा काम है आपको समझाना। आई होप आपको समझ लग गया होगा कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में क्या थिन लाइन डिफरेंस है। क्लियर। आप तो ना ज्यादा ही गहराइयों में चले जाते हो कि मेरी मम्मी बोलती नहीं है या जो भी है वट। हाँ बस यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए। कुछ चीजें आपको जस्ट एक समझाने के लिए बताई जाती हैं ताकि आप इजीली कंसेप्ट को ग्रास्प कर सकें। आई होप यहाँ पे आपको जजमेंट और एक डिसीजन पे आने का मतलब जो फर्क है वो समझ लगा होगा। क्लियर। हाँ जी। आर्बिट्रेटर कोई भी जुडिशियल पावर्स इंजॉय नहीं करता, यानी कि इसके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कोर्ट कूट वाली। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्बिट्रेटर दोनों व्यू पॉइंट्स को सुनता है, ठीक है, और फिर अपने एक डिसीजन पे आता है जो बाइंडिंग रहता है। जजमेंट जो है गवर्नमेंट को भेजी जाती है, गवर्नमेंट इस जजमेंट को 30 दिन की इसकी सबमिशन के अंदर अंदर जो है पब्लिश करती है, और उसके 30 दिन के बाद वो इन्फोर्सेबल हो जाती है जब उसकी पब्लिकेशन हो जाती है। मान लो आपकी आज इस पे जजमेंट आई, आप गवर्नमेंट को भेज रहे हो, ठीक है, आपने गवर्नमेंट को सबमिट कर दी आर्बिट्रेटर ने। अब गवर्नमेंट इसके 30 दिन के अंदर अंदर इसको पब्लिश कराएगी। फिर मान लो आज फर्स्ट थी, 30 तक आपका पास टाइम पीरियड है, मान लो 30 के महीना है नवंबर का, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट पब्लिश के बाद नेक्स्ट 30 दिन बनते हैं, यानी कि 1 नवंबर को सबमिट कराई, 30 नवंबर तक गवर्नमेंट को इसको पब्लिश करना था। पब्लिश होने के बाद 1 दिसंबर से टाइम स्टार्ट हो गया, 30 तक इसको आपने इन्फोर्स कराना है, मतलब जो भी जजमेंट आई है उसको लागू करवाना है, कोई पेनल्टी है कुछ है, आपको वो 30 दिन के अंदर अंदर दिलवानी है। समझ आइए आपको प्रोसेस, 30 दिन का फंडा समझ लगा। सबमिट जब हुआ, गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर इसको पब्लिश करवाना है, फिर जब सबमिशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर, पब्लिकेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इसको इन्फोर्स कराना है। क्लियर स्टूडेंट्स। इंडिया में 2 तरीके की आर्बिट्रेशन रहती है, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी।
वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, पब्लिश मीन्स ऑफिशियल गैजेट में, क्लियर। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन सेक्शन 10A, वॉलंटरी क्या होता है? जब आप खुद ब खुद, क्लियर, कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज खुद ब खुद एक न्यूट्रल पार्टी को अप्रोच कर रही हैं एज आर्बिट्रेटर कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे आर्बिट्रेटेड एक्ट ओनली व्हेन द डिस्प्यूट इज रेफर टू हिम और हर। अब देखो, आप मेरे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आओगे, मुझे भी तो तभी पता चलेगा ना जब आप तुम मुझे प्रॉब्लम बताओगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि आर्बिट्रेटर को भी वो तभी एक्ट करता है जब उसके पास वो प्रॉब्लम आती है। However, voluntary arbitration could not be successful because judgment given here is not binding on the disputants. जो भी आपकी voluntary arbitration में जजमेंट आती है, अवार्ड आता है, वो बाइंडिंग नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो वॉलेंट्री, तुम खुद गए थे, तुम खुद गए थे। ऐसे कितनी इंस्टीट्यूशंस है, अगेन एग्जांपल, कितनी जगह पूछ पूछ के आते हो। इंस्टीट्यूशंस छोड़ो, आपने कुछ खरीदना है, आप कितनी शॉप से पूछ पूछ के आते हो, वो आपको बता देते हैं। फिर आपकी मर्जी है ना, आप उसको मानो या ना मानो। तो ये चीज़ बता रखी है कि वो खुद तुम्हारे पास आए थे प्रॉब्लम लेके। अब उनकी मर्जी है, वो तुम जो भी उनको एक सोल्यूशन बता रहे हो वो तुम्हें फॉलो करें कि ना, वो उनकी मर्जी है। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का फंडा समझिए आप। वॉलंटरी में पार्टीज खुद ब खुद न्यूट्रल पार्टी के पास जाता है, वो प्रॉब्लम को सुनता है, जो भी वो जजमेंट देता है वो बाइंडिंग नहीं होती। क्लियर। अब है कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब कि आपको धक्के से भेजा गया है, गवर्नमेंट भेज रही है आपको, ठीक है। कंपल्सरी में गवर्नमेंट फोर्स करती है जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में है कि आपको कंपल्सरी इसके पास ट्यूशन पढ़नी है, ऐसे होता है ना, तो आपको जाना ही पड़ता है। फिर कोई आपके पास है ही नहीं सोल्यूशन, यही जहाँ यहाँ पे है। अब क्या होता है, डिस्प्यूटिंग पार्टीज कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट फॉर द आर्बिट्रेशन। इवन मान लो गवर्नमेंट को अगर वो बोल भी दें कि हमें जो है आर्बिट्रेशन करानी, तो गवर्नमेंट जो है थर्ड पार्टी को यहाँ पे गवर्नमेंट चूज करती है, याद रखना कंपल्सरी में। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भेज रही है भाई बंदा, तो जो भी जजमेंट होगी बाइंडिंग रहेगी तुम पे, क्योंकि ये कंपल्सरी है। वॉलंटरी और कंपल्सरी में फर्क समझ आया? वर्ड्स का खेल है और कुछ नहीं है, इजी है, कंसेप्ट बहुत इजी है। यस गर्ल्स एंड बॉयज, समझ लगा सबको? बाकी क्यों नहीं बता रहे भाई? ठीक है, 3 का ही आया अभी भी रिप्लाई, 4 5 6, ठीक है। एक तो आप क्लास नहीं लगाने आते, मुझे तो समझ ही नहीं आता। कहते होते हैं ना, जितनी देर कोई चीज़ मिल रही होती है हमें उसकी अहमियत का पता नहीं चलता, जब वो चीज़ चले जाए फिर तुम्हें पता चलता है। और अब शायद कल तो मैं लूँगी क्लास, मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, तो फिर शायद आपकी सैटरडे संडे तो होती नहीं क्लास, मंडे क्लास ना हो, क्योंकि अगर मैं चलेगी, इस पे वर्क कर रही हूँ, जाना है कि नहीं, मेरे को कहीं बहुत इमरजेंसी है, जाना पड़ रहा है, तो अभी इस पे कुछ मतलब आगे प्रोसेसिंग नहीं हुई है। हाँ, आप नोट्स या कुछ कर लेना। सैटरडे को होती है क्लास, तो वही कह रही हूँ, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है ना आपकी, सैटरडे और मंडे 2 दिन क्लास शायद, आई एम नॉट श्योर, अभी मेरे प्लान का मैंने यहाँ पे भी नहीं बताया, मैं आपको बता रही हूँ, क्लास ना हो, ठीक है। शायद मैं टेस्ट, क्योंकि अभी सब टेस्ट भी हैं, या तो तुम रिवीजन कर लेना अभी के लिए, तो शायद है। और प्लीज़ आया करो, मैं तो स्पेशल आती हूँ तुम्हारे लिए, मुझे क्या है, मैं तो कभी भी आके रिकॉर्डिंग कर जाऊँ, मेरे लिए भी एक फिक्स टाइम रहता है कि भाई मुझे इस टाइम अपने बच्चों के पास जाना है, उनको पढ़ाना है। हाँ जी। जो बच्चे आते हैं वेरी गुड, जो बहुत कंसिस्टेंट है, मैं सबको देख रही हूँ, वेरी गुड, लगे रहो बच्चे, ऐसे ही चलता रहा तुम्हारा पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, एडजुडिकेशन है नेक्स्ट, सेक्शन 7 से 10। एडजुडिकेशन में क्या है, ये अल्टीमेट लीगल है, कुछ कहीं पे भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है।
हु इज द पॉइंट, वॉलेंटरी में पार्टीज खुद ही न्यूट्रल पार्टी चूज कर लेती हैं। कई बार कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि हमारी कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ, वी विल रेफर टू दिस आर्बिट्रेशन फर्म, ठीक है, वन ऑफ देम नहीं, दोनों समझौते से जाती हैं एक पार्टी की तरफ, होता वो न्यूट्रल है तभी न्यूट्रल रहेगा ना, अगर वन ऑफ देम जाएगी तो वो न्यूट्रल कैसे होगा। तो दोनों पार्टीज एक समझौते से उस पर्सन के पास जाती हैं। क्लियर भारती? हाँ जी, देखो यहाँ पे भेदभाव वाला कहीं पे भी कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। न्यूट्रल पार्टी वर्ड तभी लिखा हुआ है, किसी का भी वहाँ फेवरिज्म नहीं है। न्यूट्रल मीन्स वो दोनों साइड को सुनेगा तभी अच्छी जजमेंट देगा ना। तो मेरे को जैसे अब कुछ बच्चे जैसे आ रहे हैं, मैं इनका प्रेफरेंस दूंगी जिनका रोज शाम को चैट में नाम दिखता है। जो नहीं आ रहे अब उनका नहीं रहता इतना, है ना। तो ऐसे ही अगर कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इन्हीं का पहले सुनूंगी ना, कि मैं न्यूट्रल नहीं रहूंगी। अब मान लो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है उनका, तो हो सकता है मैं दोनों पार्टीज को अच्छे से सुनूं, प्रेफरेंस ना दूं। तो ऐसे ही है, न्यूट्रल पार्टी ही वो जो है चूज करते हैं। मैं देखो भाई, आई डोंट नो मैं तुम्हें और कैसे कैसे एग्जांपल्स दूं, मेरे पास जो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करता है वो एग्जांपल मैं आपके आगे रख देती हूँ। तो मुझे होता है कि मेरे बच्चों को अच्छे से कंसेप्ट समझ लग जाए, किसी भी तरीके से वो रिलेट कर लें, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मैं जो आपको स्टोरी बताऊंगी आप भी कुछ ऐसा अपने माइंड में स्टोरी बना के शायद रिलेट कर पाओ, मेरे से बढ़िया स्टोरी बना लो, कि हर किसी की थिंकिंग पावर डिफरेंट है ना। सो बस मेन मकसद ये रहता है कि तुम्हें कंसेप्ट समझ लग जाए, बिकॉज लॉ इज जस्ट अबाउट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया, बच्चे कहीं मार नहीं खाओगे, कहीं पे भी नहीं, जैसा मर्जी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें कंसेप्ट आता है ना, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? आ जाओ अब एडजुडिकेशन पे। एडजुडिकेशन मतलब कोर्ट कचहरी, याद रखना वर्ड को, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। मेरे बहुत बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, एडजुडिकेशन क्या है। जुडिकेशन जज, यहाँ से समझ लिया करो, जब मैं प्रॉपर आपका जज बैठे, ठीक है। अब ये क्या है, अल्टीमेट लीगल रेमेडी है सेटलमेंट करवाने के लिए कोई भी डिस्प्यूट को, और इज इट्स रेफरेंस टू एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी इसमें रेफरेंस जो है दे देती है। गवर्नमेंट कैन रेफर द डिस्प्यूट विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द डिस्प्यूटिंग पार्टी। सी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गवर्नमेंट चाहे बिना उनसे पूछे भी आपका जो मैटर है एडजुडिकेशन में दे सकती है, ठीक है, आपकी कंसेंट ले डिस्प्यूटिंग पार्टीज की चाहे ना ले। जब आपका डिस्प्यूट कंसेंट से जाता है उसे हम वॉलंटरी कहते हैं, जब गवर्नमेंट खुद ही आपका मैटर भेज देती है तो उसे हम कंपल्सरी एजुडिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कहते हैं मान लो कोई केस था जिसकी हमने लीगैलिटी चेक करनी थी। क्या केस था? बहुत भारी मात्रा में ले ऑफ हो रहा था। ले ऑफ अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ले ऑफ क्या है, एक तरीके से निकालना। क्लियर? अब ले ऑफ में क्या था, कहते मैटर जो था इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में गया, उन्होंने सारे फैक्ट्स देखे और एक रूलिंग दी, सच एज री इन स्टेटमेंट और कंपनसेशन, जो भी अफेक्टेड वर्कर्स थे उनको कंपनसेशन की जो जजमेंट दी, ठीक है, तो वो अब उनको बात जो है माननी पड़ेगी। सीधी सी बात ये है, जब आपका केस गवर्नमेंट आपसे पूछ के या आपसे बिना पूछे कोर्ट में दे दे, कोर्ट यहाँ पे हमेशा लेबर कोर्ट रहती है, याद रखना, नेशनल ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। क्लियर? तो उसे हम बोलते हैं एडजुडिकेशन। जब आपकी मर्जी से आपकी कंसेंट से जाए तो वॉलंटरी, जब बिना पूछे आपसे भेज दिया जाए बस आपको पता चले, वो होता है कंपल्सरी। क्लियर? अब 3 टायर मशीनरी है एडजुडिकेशन की, लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। लेबर कोड क्या है? लेबर कोड डील करता है मैटर्स जो कि इसके सेकंड शेड्यूल इस एक्ट में दे रखे हैं। हर एक एक्ट के पीछे शेड्यूल्स होते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेकंड शेड्यूल है वहां पे आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेकंड शेड्यूल में लेबर कोड के मैटर्स स्पेसिफाई हैं। क्लियर? अब सेक्शन 7 क्या कहता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए, याद रखना, ऐसे बताएगी कैसे, नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गैजेट में
मे कॉन्स्टिट्यूट अ लेबर कोड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। किसी भी लेबर कोड को कॉन्स्टिट्यूट यानी कोई आजकल तो सारी जगह होती है, उनको वो मैटर दे सकती है। क्लियर? पार्टीज की कंसेंट से देगी तो वो आपकी वॉलंटरी हो जाएगी, बिना कंसेंट के कंपल्सरी। पता कैसे लगेगा? जब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आएगी। क्लियर? अब लेबर कोर्ट में कौन कौन होता है एक बार वो देख लो। वन इंडिपेंडेंट पर्सन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है, पीओ, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, या फिर वो जज हो हाई कोर्ट का, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बने को नॉट लेस देन 3 years, एटलीस्ट 3 years हुए हों। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट जज बनते हो आप फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से प्रमोट होके बनते हो, टाइम लगता है। एडीजे क्या होता है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। जब आपकी प्रैक्टिस को 10 साल हो जाए तो एक पेपर निकलता है, जो अगर आप वो फिल कर दो तो आप सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट जज लग जाते हो, बट आपकी डेजिग्नेशन का नाम होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर? तो इट मीन्स तुम पैसे पहले प्रैक्टिस में थे, तुम जज नहीं थे, तभी यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि एटलीस्ट तुम्हें 3 साल हो गए हो एडीजे बने को। क्लियर? ये पॉइंट आपको समझ लगा? उसके बाद या फिर वो किसी लेबर कोर्ट में ही पीओ हो फॉर एटलीस्ट 5 years, मतलब फॉर नॉट लेस देन 5 years। क्लियर? यहां से आपका कॉन्स्टिट्यूट होगा लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वन इंडिपेंडेंट पर्सन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, वो कौन रहता है? जो जज हो हाई कोर्ट का, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, या एडीजे हो पर 3 साल हो गए हो, या फिर वहां का जो बच्चे लेबर कोर्ट का ऑफिसर रहता है ना, यहाँ जो जो देखता है, उसे हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्लियर? क्योंकि आपके लेबर कोर्ट्स में एज सच क्या होते हैं, जजेस नहीं होते, ऑफिसर्स रहते हैं, उन्हें हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ही बोलते हैं। पर मान लो कोई डिस्प्यूट है जो स्पेशली गवर्नमेंट भेज रही है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूट करती है लेबर कोर्ट, तो वहां पे स्पेशली वो एक लेबर कोर्ट के जज को बिठाती है। वो कौन हो सकता है? वो आपके सामने है। या फिर कहते हैं वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही हो लेबर कोर्ट का, पर उसे 5 साल हो गए हो। लेबर कोर्ट में जो हेड रहता है उसे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, जो डिस्प्यूट्स को आपके सुनता है। इंडियन लैंग्वेज में आजकल उसे लेबर इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द हेड ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर कोर्ट। क्लियर? आज के टाइम पे आपके हर जगह रहते हैं लेबर कोर्ट, तो वहां पे कभी मौका मिला तो देख के आना, लेबर इंस्पेक्टर आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है। क्लियर? हाँ जी। दीज अब यहाँ पे मैटर्स कैसे आएंगे? प्रॉपर्टी और लीगैलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू पास एन ऑर्डर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, यानी कि एम्प्लॉयर को, मान लो कोई एम्प्लॉयर ने कोई ऑर्डर पास करा है, उसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए। क्लियर? स्टैंडिंग ऑर्डर अभी हम पढ़ेंगे, उसमें ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है आप समझ जाओगे। अभी के लिए बस ये देख लो कि एम्प्लॉयर ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसकी लीगैलिटी चेक करनी है कि इलीगल है कि सही लीगल है। एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो एप्लीकेशन लगाई है या उसकी जो भी इन्होंने इंटरप्रिटेशन करी है, उसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए। किसी वर्कर का डिस्चार्ज या डिसमिसल हुआ है, इंक्लूडिंग द, मान लो उसको कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला है, टू वर्कमैन रॉन्गफुली डिसमिस, तो ये सब की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सुनी जाती है। मतलब उसका डिस्चार्ज हुआ है या उसको निकाला गया है, या उसको फंड्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, वो सारी चीज़ की वहाँ पे सुनवाई होती है। नेक्स्ट है, कोई मान लो आपका स्टैट्यूटरी, मतलब कि कोई कानून के द्वारा कोई कंसेशन मिल रहा था, आपने एम्प्लॉयर ने वो विड्रॉ कर लिया। क्लियर? को कंसेशन या किसी भी तरह के प्रिविलेज मिल रही थी, वो विड्रॉ कर ली, तो उसका चैलेंज। मान लो इजी एग्जांपल देती हूँ, 26 वीक्स अभी फीमेल के नहीं हुए थे मैटरनिटी रिलीफ के, कंसेशन मिल रहा था उसको, प्रिविलेज मिल रही थी, लॉ के जरिए मिल रही है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जरिए, और उन्होंने 26 वीक्स होने से पहले ही उसको विड्रॉ कर लिया, दी नहीं या कुछ भी है, तो ऐसा कोई मैटर। क्लियर? या फिर कोई ग्रेजुटी थी वो नहीं मिली,
कुछ भी प्रिविलेज जो है आपको नहीं मिली हो, वो मैटर। इलीगैलिटी और अदरवाइज ऑफ अ स्ट्राइक और लॉकआउट। अब स्ट्राइक और लॉकआउट इसी हम एक्ट में पढ़ेंगे क्या होता है। उसकी इलीगैलिटी हो मतलब यानी कि कोई नोटिस पीरियड ढंग से जो है वो फॉलो ना करा हो, उसका प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कोई भी और मैटर्स जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में देखे जाते हैं। अच्छा सॉरी, कहते हैं बाकी सारे मैटर्स जो सिर्फ और सिर्फ वो मैटर्स नहीं जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के लिए रिजर्व्ड है, वो हम भी पढ़ लेते हैं हम कौन से होते हैं। सो जो मेन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के लिए ही मैटर है वो वहीं जाएंगे। बाकी के सारे हर तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं लेबर कोर्ट में आ सकती हैं सोल्यूशन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे हम चलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पे। ये है सेक्शन 7A। ये क्या है देखो, लेबर कोड का सेक्शन 7, इसका सेक्शन 7A। ये कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द डिस्प्यूट। जैसे उनको ठीक लगे, एक या एक से ज़्यादा वो गवर्नमेंट की मर्जी है वो बना सकती है। सो कौन कौन से मैटर्स इसके जुरिस्डिक्शन होता है कि कौन कौन से मैटर्स इसके अंडर आ सकते हैं। क्लियर? जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि एक कोर्ट के पास कितना, मतलब कि आप ये कह लो कौन सा एरिया पड़ता है कि जहाँ पे उसके पास केस आ सकता है। जुरिस्डिक्शन इज ऑफ 4 to 5 टाइप्स। एक है आपके जोग्राफिकल, कि क्या आपका मैटर इस पर्टिकुलर एरिया में पड़ता है कि नहीं। क्लियर? एक आपकी सब्जेक्ट मैटर वाइज आती है, अब लेबर कोड की है, मतलब वर्कर्स की है तो ही जा रही है, तो इस तरह के से जुरिस्डिक्शन के कुछ टाइप्स रहते हैं। पेक्यूनरी मतलब पैसे का एक लिमिट रहती है, तो उस अकॉर्डिंग ही आपका केस जाता है। ओवरऑल मैं आपको जुडिशरी में बता रही हूँ जुरिस्डिक्शन का मतलब। आपको बस ये समझना है जुरिस्डिक्शन यहाँ पे मतलब कि कोई प्रॉब्लम, कोई मैटर, कोई कन्फ्लिक्ट किसी कोर्ट में जाने के लिए क्या उसके पास उतनी मतलब परमिशन है कि क्या वो मैटर जो है, प्रॉब्लम है, उसके कोर्ट में सॉल्व हो सकती है, उसे हम बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। क्लियर? कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वेजेस इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट। कौन कौन से मैटर्स जो है मतलब कि इसके अंडर फॉल करते हैं, जो उसकी जुरिस्डिक्शन यानी कि उसके अंडर आते हैं, वो कौन कौन से मैटर्स इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सुन सकती है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। वेजेस, मान लो पीरियड या मोड कौन सी पेमेंट से करा, मोड ऑफ पेमेंट। आवर्स ऑफ वर्क, रेस्ट ऑफ पीरियड, इस पे जो है क्वेश्चन अगर हुआ तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सुन सकती है। लीव विद वेजेस एंड हॉलीडेज, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी। किसी एम्प्लॉय की रिट्रेंचमेंट हो रही है जी और क्लोजर हो रही है किसी अंडरटेकिंग की, वो वाले मैटर्स, या कोई भी मैटर जो प्रिस्क्राइब्ड हो। क्लियर? इसको नोट कर लेना। वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क्स, रेस्ट पीरियड, लीव विद वेजेस एंड हॉलीडेज इसका मैटर, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये वाले मैटर्स, रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, क्लोजर, ये वाले मैटर्स, या कोई भी मैटर जो प्रिस्क्राइब्ड हो। नेक्स्ट है नेशनल ट्रिब्यूनल। नेशनल ट्रिब्यूनल इज द थर्ड वन मैन एजुडिकेटरी, मतलब थर्ड इसका टाइप है। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गैजेट में। कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो वो आपके नेशनल ट्रिब्यूनल में सुना जाता है। एक बारी अवार्ड और कंपनसेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। अवार्ड आपका 2B में बता रखा है, सॉरी अवार्ड एंड सेटलमेंट में, और सेटलमेंट 2P में। क्लियर? अवार्ड क्या होती है हमने कल भी पढ़ा था, बीच बिचाले, इंटरिम या फाइनल, जब कोई डिस्प्यूट का सोल्यूशन हो रहा हो तो कोई आपका लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेशन में आपको अवार्ड मिलता है। यहाँ कहीं पे भी कंसिलिएशन नहीं है। अवनीश एंड अमृत आपका क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट, सेटलमेंट मीन्स
जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में एक एग्रीमेंट के द्वारा एम्प्लॉयर और उसका वर्कमैन एक सोल्यूशन पे आते हैं, उसे हम कंसिलिएशन कहते हैं। दोनों पार्टीज उसको साइन करती हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल, और कॉपी जो है ऑफिसर को दी जाती है, जो भी पर्सन वहां पे ऑथराइज्ड रहता है, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कंसिलिएशन ऑफिसर जो भी होगा उनको भी जो कॉपीज है वो प्रोवाइड करी जाती है कि जी ये जो मैटर था इसका ये सोल्यूशन निकला है, ये इसकी कॉपी है सेटलमेंट की। क्लियर? रिटर्न एग्रीमेंट होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है रिटर्न एग्रीमेंट पे। ये क्या रहता है? अवार्ड एक डिसीजन रहता है बाय आर्बिट्रेटर, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ये एक डिसीजन रहता है जो सेटलमेंट में आता है, हमने पढ़ लिया था। इट इज मोस्टली लाइक द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, और ये जो भी वहां पे प्रोसीडिंग ऑफिसर होगा या एजुडिकेटर होगा या आर्बिट्रेटर होगा वो ड्यूली इसको साइन करता है, तभी ये जजमेंट या अवार्ड जो है पास होता है। यहाँ पे कहते हैं एक तरीके का जेंटलमैन एग्रीमेंट है जो कि पार्टीज डिस्प्यूट में है वो साइन करके एक सेटलमेंट पे आती है। क्लियर? केस लॉज, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजाप्पा। इस केस में सबसे पहले हमने कल ही पढ़ा है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन को डिफाइन करा था कि इसमें हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और ये सारे इसमें आएंगे, और यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट का जो फॉर्मूला था वो निकाला गया था। ठीक है, आपके लिए क्विक रिवीजन है ये। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट केस है डीएन बनर्जी वर्सेस पीआर मुखर्जी। इसमें क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो भी आपको यूटिलिटी सर्विसेज देती हैं, क्लियर, लाइक वाटर सप्लाई, तो कहते हैं हम इसको भी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में रख सकते हैं इस एक्ट के लिए। और ये रूलिंग ने एक्सपैंड कर दिया कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी जो इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको भी हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन में रख सकते हैं कि वो भी यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? सो जो गवर्नमेंटल और सेमी गवर्नमेंटल बॉडीज हैं ये भी इस इंडस्ट्रियल लॉ में इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएंगे, बिकॉज सिस्टमैटिक एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे काम हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है वर्कमैन ऑफ डिमाकुची टी एस्टेट वर्सेस डिमाकुची टी एस्टेट। इस केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के स्कोप को जो थोड़ा क्लैरिफाई करा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कोई भी डिस्प्यूट हो, अगर वो मान लो कहते कुछ सेक्शन ऑफ वर्कर्स को ही अफेक्ट कर रहा है, बट उसका कभी कुछ ऐसा डिसीजन आ जाता है जो लार्ज लेबर फोर्स को भी अफेक्ट कर दे। क्लियर? सो जजमेंट ने बोला कि हमें कभी भी कोई भी जजमेंट लेनी है तो हमें कलेक्टिवली सारे वर्कर्स के बारे में सोचना चाहिए। क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाना चाहिए। कहते क्योंकि कई बारी जो क्या होता है, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं ना वो कई बारी बहुत बड़ी बड़ी बातें लेके आ सकते हैं। तो स्पेशली इस केस में सिर्फ यही बताया गया था कि आप डिस्प्यूट के मैटर के स्कोप को थोड़ा बढ़ाओ। आपके पास कुछ भी केस आता है सिर्फ उनके बारे में ना सोच के ब्रॉडर एस्पेक्ट को सोच के वैसी जजमेंट दो, सो दैट इतने का भला करना चाह रहे हो तो ज्यादा का भला हो जाए। क्लियर जी? नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म 9C। इसमें क्या है, ये एक्ट कहता है कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहां पे, यही वाला भी उसमें पॉइंट था, 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स हो, ये लास्ट है, ये आपका लास्ट पॉइंट है, फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे। 20 या और वर्कर्स हो, ठीक है, 20 और मोर हो, तो आपको ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनानी ही बनानी है। क्लियर? क्यों बनानी है रिड्रेसल? क्योंकि कोई भी आपके कहते इश्यूज हो, ये एक तरह की वर्क्स कमेटी ही रहती है। वर्क्स कमेटी में और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें 100 से जब ज्यादा हो तो बनेगी, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपका 20 से ज्यादा में भी बन जाएगा, 20 और मोर वर्कर्स में भी बन जाएगा।
कोई भी वेज का, हरासमेंट का, अनफेयर ट्रीटमेंट का, कोई भी वर्क प्लेस की प्रॉब्लम हो यहाँ पे सुनाई जाती है। क्लियर? और इनको बोला जाता है कमेटी को कि आपको 45 दिन के भीतर भीतर जब भी आपके पास कंप्लेंट आती है आपको इसका सोल्यूशन देना ही देना है, सो दैट वर्कर्स की टाइमली जस्टिस हो। ज़्यादा डिले नहीं करना है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। फ़र्क यही है, इसमें 20 से ज़्यादा हो तब बनेगी, वर्क्स कमेटी 100 से ज़्यादा हो तो बनती है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर क्लास को ओवर करते हैं। इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन क्या है भाई, वर्ड ही बता रहे हैं यहाँ पे। मेरे को देख के ही आंसर पता चल गया कि किसकी डेफिनेशन है ये। बाकी आंसर दो, सिर्फ अनमोल ही पढ़ रही है। हाँ, भारतीय एकता, बाकी हाँ ठीक है, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। 10A कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, इंटरिम फाइनल देखा, ऐसे कीवर्ड्स हैं माइंड में रखना। क्लियर? अगला है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज मोड ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट, कहाँ दे रखा है बताओ? वेरी इजी अगेन, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कहाँ है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो कितने इजी है। बी, वेरी गुड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट, बताओ जी। लेबर कोर्ट में कौन कौन सा नहीं आता? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्ट्राइक, ऑर्डर पास्ड बाय द एम्प्लॉयर, रीइंस्टेटमेंट ऑफ वर्कर। ध्यान से करना, लेबर कोड के पॉइंटर्स उसमें पढ़ा है हमने। आर यू एबल टू आंसर? इसका आंसर है बी। हाँ, क्योंकि ये भी था, स्टैंडिंग ऑर्डर वाला था ना, मैंने बोला था आपको एक्ट अगला करवाऊंगी। ऑर्डर पास बाय द एम्प्लॉयर, ये भी था। रीइंस्टेटमेंट वर्कर की भी थी। स्ट्राइक और लॉकआउट की वैसे बात थी, बट कहीं पे भी कंपनसेशन फॉर लॉस की बात नहीं थी। उन्हें बोला था लीगैलिटी चेक करेंगे स्ट्राइक और लॉकआउट को, मैंने बोला था वो नोटिस पीरियड देखते हैं। कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि भाई तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो वो भरपाई होगी, नहीं, कि वो तुम खुद ही करते हो। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा हो ना तो भी तुम इजीली बता सकते हो कि कंपनसेशन स्ट्राइक और लॉकआउट में कभी नहीं मिलता, कि तुम ये वॉलंटरी करते हो। क्लियर? तो ये आंसर है इसका बी। बाकी हम करेंगे अगली बार, क्योंकि अब आपका आएगा स्ट्राइक स्टार्ट हो गया है। हाँ, नोटिस ऑफ चेंज है, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ लगी आपको आज की क्लास? अगर नहीं लगी एक बार ही पीडीएफ देख लेना, वैसे लग गई होगी। और कुछ नहीं है, रिटेन करनी पड़ेगी आज की क्लास आपको। मैं उनको बोल दूंगी ये सारा ही चाहे आपको पीडीएफ एक बार भी भेज देंगे, नो नॉट अ बिग डील, कल के लिए भी तैयारी हो जाएगी। क्लियर? चलो मिलते हैं फिर हम कल। कोई दिक्कत है अब तो भी बता देना। देखो कंसेप्ट सारे इजी हैं, एक बार ही देख लेना। दोबारा कल कोई पढ़ाना हुआ मैं दोबारा रिपीट करा दूंगी। कोई डेफिनेशन, अब बच्चे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, कल ऐसे करूंगी लास्ट के 10 मिनट्स रखूंगी, आपको कोई भी क्वेरीज हुई तो तब आप पूछ लेना, कि 2-3 चीजें है ना तुम्हारी, ठीक है? इसके अलावा हाँ, कल बच्चे कोई दोबारा रिपीट भी करना हुआ ना कि मैम आप मुझे बोर्ड ऑफ इंक्वायरी करा दीजिए या वो कुछ भी करा दीजिए, एक बार आप खुद भी पढ़ लेना, तो मैं दोबारा भी करवा दूंगी। ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं करना है, जो मेन मेन मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ बस उस पर फोकस करके करो। आपके सामने PYQs हैं, बहुत कुछ याद करना है, हर चीज़ को इतना डिटेल में नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में तुम्हें करवा रही हूँ। या श्योर अविनीश। चलो जी, ओके जी स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।